नमस्कार आदाब, मैं इकबाल अहमद टीसीएच पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सत्ता के खुलेआम समर्थन से चल रहे पुलिस के फर्जी फुल एनकाउंटर और हाफ एनकाउंटर को मिल रही सामाजिक स्वीकृति के दौर में मैं आपको एक बेगुनाह की जहन्नुम से भी बदतर हो चुकी जिंदगी की कहानी सुनाने जा रहा हूं। जब कानून के रखवाले ही शिकारी बन जाएं तो जंगल राज कैसे कायम होता है। ये कहानी उत्तर प्रदेश के शहर मेरठ के एक 20 साल के नौजवान शहमान खान की है, जो अपने घर में होने वाली बहन की शादी की खुशियों में डूबा था, जो रिश्तेदारों को शादी का कार्ड बांटने निकला था। लेकिन उसे क्या पता था कि जिन रास्तों पर वो खुशियां बांट रहा है वही मौत का सामान लिए कुछ खाकी वर्दी वाले उसका इंतजार कर रहे हैं। आज 7 साल बीत चुके हैं। वो 20 साल का शहमान आज 27 साल का हो चुका है, लेकिन इन 7 सालों में उसने दुनिया नहीं देखी, उसने तरक्की नहीं देखी। उसने सिर्फ एक चीज देखी, अपने कमरे की छत और वो लकड़ी की खाट, जिस पर वो पिछले 2500 से ज्यादा दिनों से बिना हिले डुले पड़ा है। कमर के नीचे का उसका पूरा हिस्सा लकवाग्रस्त हो चुका है। शहमान की आंखों में आंसू हैं और होठों पर सिर्फ एक सवाल, मेरा कसूर क्या था, मुझे गोली क्यों मारी। तारीख थी 17 अक्टूबर 2019। मेरठ का तहड़की गांव। शहमान खान के घर में सिर्फ 3 दिन बाद उसकी सगी बहन की शादी थी और भाई होने के नाते शहमान पर बड़ी जिम्मेदारी थी। वो बैग में बहन की शादी का निमंत्रण कार्ड रखता है और रिश्तेदारों को घर के लिए निकल पड़ता है। शाम ढल रही थी। शहमान कार्ड बांट कर वापस अपने घर लौट रहा था, तभी मेरठ की एक सड़क पर सादे कपड़ों में कुछ लोग उसकी बाइक के सामने आ जाते हैं और शहमान कुछ समझ पाता इससे पहले हवा में गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज उठी। 1, 2, 3 शहमान के जिस्म में 3 गोलियां दाग दी जाती हैं। गोलियां उसकी कमर और रीढ़ की हड्डी को चीरती हुई निकल जाती हैं। शहमान खून से लथपथ होकर सड़क पर गिर पड़ता है, चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन पुलिस के जवान उसे अस्पताल ले जाने के बजाय उसे एक इनामी शातिर अपराधी साबित करने की स्क्रिप्ट लिखने में जुट जाते हैं। उधर घर पर मां रास्ता देख रही थी कि बेटा आएगा तो शादी की आगे की रस्में पूरी होंगी, लेकिन घर पहुंचती है तो सिर्फ एक खबर कि शहमान का इनकाउंटर हो गया है। अब जरा सुनिए उत्तर प्रदेश पुलिस की वो थ्योरी जो किसी बॉलीवुड की फ्लॉप क्राइम फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगती है। एनकाउंटर के तुरंत बाद पुलिस ने मीडिया में बयान दिया कि शहमान एक कुख्यात लुटेरा है। पुलिस ने एफआईआर में लिख दिया कि शहमान जिस स्पोर्ट्स बाइक पे सवार था वो चोरी की थी। पुलिस ने उसे मोटरसाइकिल चोर और डकैत घोषित कर दिया, लेकिन पुलिस के इस झूठ के गुब्बारे की हवा महज 24 घंटे में निकल गई। और हवा किसने निकाली? शहमान के गरीब और बेबस परिवार ने। शहमान के पिता और भाई ने पुलिस के सामने और मीडिया के सामने वो कागजात पटक दिए जिससे खाकी वर्दी के होश उड़ गए। वो बाइक चोरी की नहीं थी, उस बाइक का एक एक कागज असली था। वो शहमान के परिवार के नाम पर रजिस्टर थी। असल में उस गरीब परिवार ने पाई पाई जोड़कर वो महंगी स्पोर्ट बाइक इसलिए खरीदी थी ताकि वो अपनी बेटी की शादी में उसके दूल्हे को उपहार में दे सके। सोचिए, जिस बाइक को घर की बेटी की विदाई के लिए खरीदा गया था, पुलिस ने उसे ही चोरी की बाइक बताकर लड़के की रीढ़ की हड्डी में गोली मार दी। जब यह सच सामने आया तो पुलिस ने क्या किया? क्या अपनी गलती मानी? क्या माफी मांगी? नहीं साहब, पुलिस ने वो किया जो हमेशा करती रही है। मेरठ पुलिस के तत्कालीन थाना प्रभारी ने बयान बदला और कहा, एफआईआर में हमने टाइपिंग मिस्टेक कर दी है, हम लिखना कुछ और चाहते थे और लिख कुछ और गया। वाह साहब वाह, आपकी एक टाइपिंग मिस्टेक ने एक 20 साल के बेगुनाह लड़के को जिंदगी भर के लिए अपाहिज बना दिया। अब पुलिस ने नई कहानी गढ़ी। उन्होंने कहा कि भले ही बाइक शहमान की थी, लेकिन वो अपने इस बाइक से राह चलते लोगों के मोबाइल छीन लिया करता था। यानी जो पहले जो लड़का इंटर स्टेट बाइक चोर था, वो अचानक से चवन्नी छाप मोबाइल झपटमार बन गया। जांच की गई तो पता चला शहमान का आज तक के इतिहास में एक भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। वो बिल्कुल बेदाग था। इस एक एनकाउंटर ने सिर्फ शहमान के शरीर को ही नहीं तोड़ा, उसके पूरे परिवार को जीते जी दफन कर दिया। 3 दिन बाद जिस घर से डोली उठनी थी, उस घर से एम्बुलेंस दिल्ली के एम्स के अस्पताल की तरफ दौड़ रही थी। बहन की शादी के लिए पाई पाई जोड़कर
जो रकम इकट्ठा की गई थी, जिससे जेवर खरीदे गए थे, वो सब ज़मीन बेचकर खरीदे गए और सब कुछ शहमान के इलाज की वेदी पर चढ़ गए। जेवर, ज़मीन, पैसा। बहन की शादी तो जैसे तैसे सादगी से हुई, लेकिन उस शादी में जो मातम पसरा उसकी कल्पना आप और हम आज भी नहीं कर सकते। रीढ़ की हड्डी में लगी गोली ने शहमान के नर्वस सिस्टम को हमेशा के लिए तबाह कर दिया। डॉक्टरों ने कह दिया कि ये लड़का अब कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा, चल नहीं पाएगा। शहमान आज उसी खाट पर लेटा है। 7 साल जानते हैं कितने होते हैं? एक नौजवान के जीवन के सबसे खूबसूरत 7 साल जो उसने सिर्फ करवट बदलते और दर्द से कराहते हुए बिता दिया। शहमान रोते हुए जो कहा वो इस देश के हर नागरिक और हुक्मरान के गाल पर तमाचा है। शहमान ने कहा कि मैं उस दिन मर क्यों नहीं गया, काश मैं मर गया होता। इस तरह जिंदा रहने से बेहतर है मौत हो जाती मेरी। और पिछले 7 साल से वो खाट पर बैठा है जिस पर सिर्फ वो लेट सकता है और किसी के सहारे से बैठ सकता है। मुझे आज तक कोई ये बताने वाला नहीं मिला कि पुलिस ने मुझे गोली क्यों मारी। शहमान का ये सवाल है। ये कहानी सिर्फ शहमान की नहीं है, ये कहानी देश के उस खौफनाक सिस्टम की है जहां ठोक दो की नीति के तहत वाहवाही लूटने के लिए बेकसूरों को निशाना बना दिया जाता है। प्रमोशन, मेडल और सरकार का किसी एक समुदाय को खुश करने के चक्कर में किसी माँ की गोद सूनी कर दी जाती है, तो किसी बहन के भाई की जिंदगी भर की खुशियां लूट ली जाती हैं। अगर शहमान अपराधी था तो कोर्ट थी, कानून था, उसे सजा मिलती, लेकिन बिना किसी वारंट के चेतावनी दिए पीठ और कमर पर गोलियां दाग देना ये कहाँ का इंसाफ है। और जब आपका झूठ पकड़ा गया तो आप उसे क्लेरिकल एरर कहकर पल्ला झाड़ लिया। संवैधानिक सिस्टम और सरकारी अमले से जनता की ओर से हमारे कुछ सवाल हैं। शहमान के जीवन के जो 7 साल बर्बाद हुए उसका मुआवजा कौन देगा? जिन पुलिसकर्मियों ने एक बेकसूर पर गोलियां चलाई और बाद में झूठी FIR लिखी, वो आज तक आजाद क्यों हैं? उन पर हत्या के प्रयास का मुकदमा क्यों नहीं चला? क्या एक गरीब और बेबस परिवार को इस देश में सिर्फ इसलिए न्याय नहीं मिलेगा क्योंकि उसके पास रसूख नहीं है? दोस्तों, ये एक शहमान की कहानी है। अराजकता के इस दौर में न जाने कितने शहमान होंगे जिनकी चीख उनकी 4 दीवारी में ही दबकर रह गई होगी। लेकिन आपकी हमारी आवाज में दम है तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि वो मेरठ से लेकर लखनऊ होते हुए दिल्ली के गरियाले में इसकी आवाज गूंजे। शहमान को उसको पैर की ताकत वापस नहीं मिल सकती, लेकिन उसे न्याय और सम्मान वापस मिलना चाहिए। आज जिस फुल और हाफ एनकाउंटर होता हम देख रहे हैं और उसे आराम से हजम कर ले जा रहे हैं, क्या आप जानते हैं उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो चलिए आपको 90 के दशक में ले चलते हैं। सोचिए, 25,000 मासूम लोग, बुजुर्ग, जवान, महिलाएं, जिन्हें कानून के रखवालों ने गोलियों से उड़ा दिया। ये फिलिस्तीन के गाजा की कहानी नहीं है, ये अपने देश की कहानी है। नहीं, आप गलत मत सोचिए, ये आज के उत्तर प्रदेश, असम या फिर नॉर्थ ईस्ट के किसी और प्रदेश की भी कहानी नहीं है। ये कहानी है 90 के दशक के पंजाब की। खालिस्तान आंदोलन की आग में सत्ता, नेता और पुलिस की मिलीभगत से सिर्फ मेडल, प्रमोशन और निजी फायदे के लिए 25,000 निर्दोषों के कत्ले आम की कहानी है। आज जिस एनकाउंटर मॉडल की देश भर में चर्चा है, कोई FIR नहीं, कोई अदालती कार्रवाई नहीं, पकड़ो और मौके पर गोली मार दो। इसका आविष्कार पंजाब पुलिस ने किया था। ये मॉडल आज उत्तर प्रदेश समस्त कई राज्यों में लोकप्रिय है। जहां अपराधी अगर मुसलमान है तो उसे ऑन द स्पॉट निपटा दो। ये आज जो हो रहा है इसकी जड़ 90 के दशक में पंजाब में है, जहां कुछ पुलिस वालों ने आतंकवादियों के साथ साथ बेगुनाह युवाओं, किसानों और आम लोगों को भी उठाकर फर्जी एनकाउंटर में मार दिया और लाशें या तो जला दी गई या फिर सतलुज नदी में बहा दी गई। इसी अन्याय के खिलाफ खड़े हुए थे मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालड़ा, जो पहले बैंक में एक आम से कर्मचारी थे। उन्होंने शमशान में, मुर्दाघर में लावारिस लाशों की गिनती की, परिवारों से मिले सबूत जुटाए, उन्होंने सिस्टम को एक्सपोज किया, लेकिन खुद भी इस सिस्टम का शिकार बने और एक दिन पुलिस ने उन्हें भी गायब कर दिया और उनकी लाश आज तक नहीं मिली। उनके इसी संघर्ष पर चर्चित और विवादित फिल्म सतलुज बनी है।
फिल्म 3 साल तक सेंसर बोर्ड में अटकी रही। बोर्ड ने 128 कट सुझाए, लेकिन निर्माताओं ने मना कर दिया। आखिरकार G5 पर बिना कट्स के रिलीज हुई और रिलीज होते ही 2 दिन के भीतर ही सरकारी दबाव में प्लेटफॉर्म से हटा ली गई। सरकार ने ये मूवी यानी सतलुज को बैन क्यों किया? केंद्र सरकार इसे रिलीज नहीं होने देना चाहती, क्योंकि इसमें वर्तमान में यूपी की योगी सरकार की एनकाउंटर पॉलिसी पर भी सवाल उठ सकते हैं। जनता में रोष बढ़ सकता है और आने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव में इसका नुकसान हो सकता है। ध्यान दें, उस दौर में पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी। डीजीपी केपीएस गिल के समय में पुलिस को फ्री हैंड मिला हुआ था और फिल्म जो कुछ दिखाती है वो दस्तावेजों, पुराने अखबारों और अदालती कार्रवाई और अदालत के फैसलों में उपलब्ध है। अगर कुछ काला सफेद हुआ तो इल्जाम कांग्रेस सरकार और उस समय की पुलिस व्यवस्था पर आएगा। फिर आज की केंद्र सरकार क्यों डरी हुई है? फिल्म में कोई मुस्लिम एंगल नहीं है, कोई हिंदू एंगल नहीं है। अपराधी और पीड़ित दोनों सिख समुदाय से हैं। 25,000 फर्जी एनकाउंटर के शिकारों में बहुमत सिखों का है। पुलिस के ज्यादातर अधिकारी और कांस्टेबल भी सिख थे, यानी एक समुदाय के अंदर पीड़ित और ब्रूटल हत्यारे दोनों हैं। फिर आज की सरकार क्यों डरी है? फिल्म फर्जी एनकाउंटर की सच्चाई को सीधे दिमाग में पेवस्त कर देती है। आप खुद को फिल्म के नायक जसवंत खालरा जैसा महसूस करने लगते हैं फिल्म देखते वक्त। आज भी आसपास कुछ वैसा ही हो रहा है। पहले ये छुप छुपाकर रात में होता था, आजकल खुलेआम दिन दहाड़े हो रहा है और कुछ लोग इसे प्रोत्साहित भी कर रहे हैं, खासकर जब शिकार दूसरे समुदाय का हो। लेकिन अब जब सजाती और अपने धर्म के भी लोग फुल और हाफ एनकाउंटर के शिकार होने लगे हैं, तो सरकारी अमले को डर है कि जनता कहीं खुद को फिल्म से जोड़कर न देख ले। आपको याद होगा, बहुत साल पहले गुलजार साहब की माचिस मूवी आई थी। सुपरहिट गाना चप्पा चप्पा चरखा चले वाली फिल्म ने उस दौर को पर्दे पर दिखाया था। वो भी पंजाब का ही इलाका था। पुलिस को निशाना बनाते सीन पर दर्शक सीटियां बजाते थे। फिल्म हिट हुई, लेकिन सरकार ने दर्शकों पर टाड़ा नहीं लगाया। रंग दे बसंती मूवी आई थी, जो सरकार के खिलाफ उसने माहौल बनाया, सुपर हिट हुई, कल्ट क्लासिक बनी। उस समय की सरकारों ने इसे लोकतंत्र की खूबसूरती बताया और रिलीज होने दिया। लेकिन आज सतलुज मूवी को सेंसर में पहले तो गला घोट दिया गया, सिनेमा हॉल में रिलीज नहीं होने दी गई, फिर ओटीटी पर रिलीज होते ही 2 दिन में हटा लिया गया। लेकिन फिल्म को हटाने का उल्टा असर हुआ। G5 से फिल्म हटाई गई, लेकिन इंटरनेट पर डाउनलोड साइट्स और यूट्यूब पर उपलब्ध हो गई। ये लीगल तौर पर उपलब्ध नहीं है और ना ही हम पायरेसी का समर्थन करते हैं। वर्ड ऑफ माउथ से फिल्म तेजी से फैल रही है। अब जितने लोग G5 पर देखते हैं, उससे कहीं ज़्यादा लोग इन साइट से फिल्म को डाउनलोड कर चुके हैं या यूट्यूब पर देख चुके हैं। फिल्म पैसा नहीं कमा पाई, लेकिन उसका मैसेज लाखों लोग तक पहुंच गया। फिल्म में जसवंत खालरा का किरदार पर्दे पर जीवंत करने वाले दिलजीत दोसांझ हमारे दौर के सच्चे दिलेर सुपरस्टार साबित हुए। उन्होंने एक साहसी भूमिका निभाई है। सरकार की फिल्मों को सेंसर बोर्ड से पास करने की नीति पर बात करें तो एक तरफ मुसलमानों को निशाना बनाती फिल्में धड़ल्ले के साथ पास हो रही हैं। कश्मीर फाइल, केरला स्टोरी, धुरंधर, तानाजी जैसे अनेक उदाहरण हैं। लेकिन हकीकत इस फिल्मों में बस छौंक भर होती है, बाकी पूरी दाल सब फसाना होती है। वहीं सतलुज की कहानी असली है, जिसके प्रमाण अदालत की फाइलों में उपलब्ध है। और सरकार नहीं चाहती, जैसा नैरेटिव रंग दे बसंती ने बनाया था कि कांग्रेस सरकार बेईमान है और उसका खामियाजा भी आगे चलकर सरकार को भुगतना पड़ा, अन्ना आंदोलन वगैरह आप लोग को पता ही है। वैसा ही सतलुज से न बन जाए कि पंजाब में जो कुछ हुआ उसे आज के एनकाउंटर और बुलडोजर के न्याय से जोड़कर जनता देखने लगे और सवाल उठाने लगे। इंटरनेट के ज़माने में सेंसर अब वैसा नहीं रहा कि फिल्म को आपने सेंसर से पास नहीं होने दिया और डब्बा बंद हो गई तो दर्शक तक नहीं पहुंचेगी। उल्टा विवादित होने पर फिल्में और वायरल हो जाती हैं। आज सतलुज एक एक मोबाइल में डाउनलोड होकर सेव हो चुकी है और एनकाउंटर नीति पर बहस भी छिड़ चुकी है। दोस्तों, ये फिल्म का रिव्यू नहीं है, लेकिन सतलुज हर किसी को एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। यह हमें याद दिलाती है कि एनकाउंटर कल्चर कितना खतरनाक हो सकता है, चाहे वो 90 का पंजाब हो या आज का कोई भी राज्य। आतंकवाद को कुचलना ज़रूरी था, लेकिन निर्दोषों का कत्लेआम कभी जस्टिफाई नहीं हो सकता।
वर्तमान में जारी एनकाउंटर और बुलडोजर मॉडल क्या सही है? क्या सतलुज को बैन करने के पीछे उपजा सिस्टम का डर जायज है? क्या एक आम आदमी के सिस्टम से टकराने की कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है? आप कमेंट करके जरूर बताएं। एक तरफ केंद्र सरकार सतलुज फिल्म को बैन करने के लिए पूरी मशीनरी झोंक रही है, क्योंकि फिल्म पंजाब के 90 के दशक के फर्जी एनकाउंटर की कहानी दिखाती है, लेकिन सवाल ये है कि आज बीजेपी शासित राज्यों में बुलडोजर एनकाउंटर चल रहा है, वो क्या फर्जी नहीं है? क्या वो लीगल है? क्या किसी को पकड़ते ही वहीं निपटा देना ये सही है? क्या अदालतें बेकार हैं, उनका कोई काम नहीं है? खासकर मुसलमान अपराधियों पर एनकाउंटर का प्रतिशत दूसरे धर्मों के मुकाबले काफी ज्यादा है। क्या सतलुज बैन इसलिए किया गया कि जनता ये सिलसिला देखकर हिसाब न मांगने लगे? आज पूरा हिसाब खोलकर रख देते हैं। उत्तर प्रदेश बीजेपी का सबसे बड़ा प्रयोग देखिए। योगी सरकार में एनकाउंटर का सबसे खतरनाक मॉडल चला है। 2017 से 25 तक 16,284 ऑपरेशन हुए ऐसे, जिसमें 266 अपराधियों को, जिन्हें अपराधी तथाकथित कह सकते हैं, कि एनकाउंटर में ढेर किया गया। सिर्फ 2025 में अकेले 48 एनकाउंटर हुए। खास बात, रिपोर्ट्स के मुताबिक 83 मुसलमान नाम वाले अपराधी एनकाउंटर में मारे गए, जो कुल एनकाउंटर का तकरीबन 32% है। जबकि मुसलमान आबादी का प्रतिशत देखें तो 10-12% के आसपास जनसंख्या के हिसाब से। यह साफ दिखाता है कि बीजेपी राज में मुसलमान अपराधियों को तथाकथित को टारगेट करने का सिलसिला सबसे ज्यादा तेज है। और बुलडोजर तो रोज का रूटीन बन गया है। माफिया अतिक्रमण खासकर मुस्लिम इलाकों में कार्यवाही के इस नाम पे की जाती है। जैसे एमपी में भी बुलडोजर चल रहा है। 2 साल में 12,000 से ज्यादा बुलडोजर की कार्यवाहियां हुई। खरगोन दंगों और गौ तस्करी जैसे मामलों में ज्यादातर मुसलमान आरोपियों के घर ढहाए गए। यहाँ यूपी के मुकाबले में एनकाउंटर थोड़ा कम है, लेकिन बुलडोजर में मुस्लिम नाम देखते ही दबाव साफ नजर आता है। असम में हेमंता सरकार में 22,000 से ज्यादा घर ढहाए गए, ज्यादातर बंगाली मुस्लिम परिवारों के। 2021 में अब तक 50,000 से ज्यादा लोगों के घर आसाम में सिर्फ तोड़े जा चुके हैं। सरकार कहती है कि अतिक्रमण है, लेकिन हकीकत यह है कि मुस्लिम बहुल इलाकों में टारगेट किया गया। अन्य बीजेपी शासित राज्यों का आंकड़ा देखें। गुजरात, जो कि बीजेपी का गढ़ है, यहां भी मुसलमानों पर बुलडोजर एनकाउंटर का सिलसिला तेज रहा है। हरियाणा और एनसीआर में अपराधियों के नाम पर उनके खिलाफ कार्यवाही हुई, जिसमें मुसलमान नाम वाले अपराधी ज्यादा नजर आते हैं। महाराष्ट्र की बीजेपी समर्थित सरकार के मुंबई ठाणे में गैंगस्टर एनकाउंटर में भी यही पैटर्न दिखता है। दिल्ली की बीजेपी सरकार एनकाउंटर करते हुए बुलडोजर चलते वक्त सिर्फ मुसलमानों का ख्याल बहुत अच्छे से रखती है। 5 साल का ही आंकड़ा देखें तो बीजेपी शासित राज्यों में एनकाउंटर में सैकड़ों मौतें हुई हैं। हजारों घर बुलडोजर में ढहाए गए। इनको हजारों नहीं, लाख के आसपास पहुंच जाएगा। और मुस्लिम नाम वाले अपराधियों पे प्रतिशत बहुत ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में आपको बताया 32% से ज्यादा है। यह आंकड़े एक तरफा कार्रवाई की पुष्टि करते हैं, जबकि दूसरे धर्मों के अपराधी अपेक्षाकृत कम नजर आते हैं। यह संयोग नहीं, एक पैटर्न है। तो सरकार सतलुज मूवी बैन क्यों कर रही है? क्योंकि फिल्म दिखाती है कि कैसे पुलिस फर्जी एनकाउंटर कर मासूमों को मार देती है। आज वही फार्मूला बीजेपी राज्यों में मुसलमान अपराधियों पर लागू होता। और ये एक बात और है कि वो कहने को अपराधी होते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि उसमें ज्यादातर निर्दोष लोग हैं। अगर सतलुज मूवी रिलीज हुई तो लोग पूछेंगे, तो अब रिलीज होने की वैसे जरूरत भी नहीं है, इतने लोगों के पास वो पहुंच चुकी है, क्या आज भी फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं? बुलडोजर केवल मुसलमानों के घरों पर क्यों चलता है? क्या यह सिलसिला लोकतांत्रिक है या भक्त प्रजाति को खुश करने का हथियार है? सरकार कहती है कि अपराधी अपराधी होता है, धर्म नहीं देखते, लेकिन आंकड़े कुछ और कहानी बयां करते हैं। मुसलमान नाम वाले अपराधियों पर ज्यादा एक्शन है। क्या ये टारगेटेड है? आप सोचिए, आप खुद जवाब दीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली बार फिर अगले एतवार को मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए और सच्चाई से रूबरू होते रहिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया।